स्टूडेंट्स जिसका आप सबको वेट था, अंतिम लेक्चर कल के एग्ज़ाम का, अंतिम रिवीजन लेक्चर कल के एग्ज़ाम का। कंट्रोलिंग है इसमें, चेंज के बारे में है इसमें, और एक बड़ा अनोखा सा टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हम लोग के स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है, बट फिर भी विल डू इट अगेन, रिवाइज इट। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग, आपने यहाँ पे कून्स एंड डोनल की डेफिनेशन को कोट कर देना। आई रिपीट, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे कल ये नोट्स जो सेंड हुए थे, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation and the attainment of objectives according to the plan। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, we'll just quickly revise it। इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होता है जब उसी के साथ सेलेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्टिव के प्रति काम करने के स्टैंडर्ड, और एक बार जब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की अवधि ख़त्म हो जाती है तो हम ये मेजर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड जो हमने इस्टेब्लिश किया था उनमें कितना डेविएशन आया। डेविएशन मतलब फ़र्क कितना आया, डिफरेंस कितना आया, और इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यही डेफिनेशन था कून्स और ओडोनल का, यही आपने कल के एग्जाम में लिख के आना है अगर कंट्रोलिंग पूछता है। इंपॉर्टेंस में देखिए, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आपने पहले से निर्धारित कर रखा है इसलिए आपके सारे के सारे एफर्ट्स उसी के थ्रू डेडिकेटेड होंगे। जजिंग एक्यूरेसी, जब हम स्टैंडर्ड्स वर्सेस एक्चुअल में कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है किसने स्टैंडर्ड में काम किया, क्या एक्चुअल कॉम्पिटेंस थी, और अगर कोई स्टैंडर्ड से भी बेहतर कर ले जाता है तो हम उसको रिवॉर्ड भी देते हैं। फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन, विभिन्न विभिन्न विभाग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट में जब तक सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। They all have to go together and they have to work in a team spirit and go in hand in hand. So that is facilitating coordination। और discipline सबसे important है। बच्चों को भी एक अनुशासन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि कल को वो सोसाइटी में एक अराजक तत्व ना बने, एनार्किस्ट ना बने। They are able to follow the rules and regulations, same goes with the employees। कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना है, किसको क्या काम करना है, कितने घंटे करना है, क्या उसकी वेज रेट या सैलरी रेट रहेगी, उसके बाद काम खत्म होने पे उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसने क्या किया, और एक्चुअल और स्टैंडर्ड में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद जो डिफरेंस आते हैं उन पे विचार करते हैं। हो सकता है एम्प्लॉयर की भी गलती, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वॉशरूम 2 किलोमीटर दूर है, तो अगर किसी एम्प्लॉय को नेचर्स कॉल आती है तो पहले उसको 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, आने जाने में उसका 20 मिनट लॉस्ट हो जाता है, तो एम्प्लॉय की गलती नहीं है, कंपनी की गलती। और डेविएशंस को सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। अगर ये करेक्टिव एक्शन में पाया गया कि कंपनी की गलती है तो कंपनी अपना काम सही करती, पर अगर पाया गया कंपनी की तरफ से सब दुरुस्त था, एम्प्लॉय की गलती थी, तो एम्प्लॉय को कंपनसेशन उसके सैलरी में लगाया जाता है, या फिर अगर उसने बढ़िया काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी देते हैं। एक टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगी स्टूडेंट, जो आपकी बुक में नहीं है मगर हमारे कोचिंग नोट्स में आपको अवेलेबल है। ज़रा नोट्स दिखाओ। मैंने तुम लोगों को जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रही थी, मैंने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़ाया था। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक बार सुन लो दोबारा से, क्या होता है कंट्रोलिंग चैप्टर का। ये छोटा टॉपिक है पर बेहद इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहेगा वो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये एक जनरल थ्योरी है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए, छोटे छोटे डेविएशंस के लिए मैनेजर को एक सब मैनेजर, सब क्लर्क अपॉइंट कर देना चाहिए, और मेन फोकस उसका ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट का काम भी बांटा जाना चाहिए अलग अलग मैनेजर्स में। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अंतिम टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट का
चेंज की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स बात करते हैं चेंज की, और नोट्स आपके पास हैं। लेक्चर एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है, सो बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप अपने नोट्स को रेफ़र करिए। देखिए स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समय के साथ चेंज का आना आवश्यक हो जाता है। इस चेंज को लेकर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस टू चेंज। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब ये होता है, पुराने जो लोग हैं आपके ऑफिस के, जिनको 10 साल से आदत पड़ी है उसी नियम और उसी कानून के अनुसार काम करना, मैनुअल काम करते थे, आप अचानक से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटलाइजेशन कर दिए। तो ये डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि पुराने लोग उस चेंज को वेलकम नहीं करेंगे, हाँ वो रेजिस्ट करेंगे। नए लोग जिनको वो आता है दे विल अडॉप्ट टू इट, इनफैक्ट दे विल वेलकम इट। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में तुम लोगों को केवल रेजिस्टेंस ऑफ चेंज में दोबारा से रिवाइज करवा दे रही हूँ। जब ऑर्गेनाइजेशन समय के अनुसार चेंजेस लाता है और इन चेंजेस को पुराना मैन पावर रेजिस्ट करता है अप टू द लिमिट कि वो चेंज पारित होने में भी दिक्कत रहे, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। और रेजिस्टेंस टू चेंज सॉल्व कैसे किया जा सकता है, आप अपने एम्प्लॉय की एजुकेशन कराइए, उसकी ट्रेनिंग कराइए और उसको इस काबिल बनाइए कि चेंज्ड इन्वायरमेंट के साथ वो अडॉप्टेबिलिटी ला सके। सो दैट बीइंग सेड, खत्म हुआ बिजनेस मैनेजमेंट 2 का रिविजन। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम्स स्टूडेंट। 3 पार्ट में ये लेक्चर पढ़ा है, आपने इस बात को याद रखना है। तीनों पार्ट पढ़ के जाओ जो कोचिंग के यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं। 3 पार्ट बिजनेस मैनेजमेंट के, तीनों पार्ट्स पढ़ लो। उस वीडियो को 2 बार 4 बार देख लो। कोई नोट्स कोई कुछ की ज़रूरत नहीं है, MCQs हैं तुम्हारे पास। बहुत अच्छा जाएगा कल का पेपर। ऑल द बेस्ट।